भारतीय राज्य व्यवस्था की बढ़ती हुई श्रृंखला में हम इस वीडियो में देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पार्ट 4 के बारे में। इसमें क्या क्या है। पहला, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। इसमें क्या घोषणाएं हुई। भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942, बेवेल योजना 14 जून 1945 तथा शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या घोषणाएं हुई उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बल प्रयोग के अतिरिक्त छल, प्रपंच एवं कूटनीति का भी सहारा लिया। भारतीय एकता को कमजोर करने तथा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। देसी नरेश और पूंजीपति वर्ग को तो यह पहले ही अपना हिमायती बना चुकी थी। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भी उनका पिट्ठू बन चुका था। इसके अतिरिक्त सिख, हरिजन, एंग्लो इंडियन समुदाय भी विशेष सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहे थे। फलस्वरूप जब संवैधानिक समस्याओं के निराकरण के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई तो अंग्रेजों ने सबसे अधिक महत्व सांप्रदायिक प्रश्नों के निपटारे को दिया। इस तरह गोलमेज सम्मेलनों से न तो समस्या का समाधान होना था और न हुआ। गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच की आपसी खाई को और बढ़ाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, जो सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत या मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध है। इसे अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति भी कहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कि अब यूरोपियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों के साथ साथ महिलाओं, मराठों और दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो। जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्या में थे उन्हें वैसी रियायत नहीं दी गई जैसी मुसलमानों को दी गई, जहां उनकी संख्या कम थी। जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या कम थी वहां जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। परंतु पंजाब और बंगाल, जहां मुसलमान बहुमत में थे, उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात से दुगने के लगभग स्थान दिए गए। गांधी जी इस निर्णय से अत्यंत दुखी हुए। इस निर्णय का सबसे दुखद पहलू यह था कि इसने मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास को बढ़ावा दिया। 1931 की जनगणना के अनुसार बंगाल में मुसलमान कुल जनसंख्या का 54.8% और हिंदू 44.8% थे। लेकिन प्रांतीय विधानमंडल के 250 स्थानों में से 119 स्थान मुसलमानों को तथा 80 स्थान हिंदुओं को दिए गए। इस तरह हम देखते हैं कि मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। शीघ्र ही लीग मुसलमानों के लिए और आर्थिक सहूलियतें मांगने लगी और अंततः देश का विभाजन हुआ। गांधी जी ने यरवदा जेल में भूख हड़ताल कर दिया, जिसके फलस्वरूप 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और दलितों के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाकर 71 से 147 कर दिया गया। इसमें संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलितों के लिए 2 टियर इलेक्शन सिस्टम को मान्यता दी गई। नोट, सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। भारत शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची तथा 3 सूचियां, संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे।
यह अधिनियम प्रांतीय क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1937 से लागू हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। इस संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांत, कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होने के लिए सहमत थी, मिलाकर बनाया जाता था। जो रियासतें संघ में शामिल होती थीं, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने होते थे, परंतु प्रांतों ने संघ में शामिल होने के लिए रुचि नहीं दिखाई। फलतः अखिल भारतीय संघ की स्थापना न हो सकी। प्रांत में द्वैत शासन समाप्त। अब केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति वायसराय में निहित थी। संघ के अंतर्गत प्रशासन को 2 विषयों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषय, इस विषय के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, जनजाति क्षेत्र तथा धार्मिक विषय आदि सम्मिलित थे। इन विषयों का प्रशासन वायसराय अपनी परिषद की सहायता से करता था, परंतु अपनी परिषद की सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं था और अधिकतर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाना ढंग से करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन वायसराय अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। इसमें भी अपने विशिष्ट दायित्वों का प्रयोग करते हुए वायसराय मनमानी करता था। विशिष्ट दायित्वों के अंतर्गत वह राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। उन्नीस 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा और अदन को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। प्रांतों में स्वायत्त शासन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी। वह इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की तरफ से करता था, न कि वायसराय के अधीन होकर। गवर्नर सभी कार्य अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था, जिसके लिए वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। कुछ मामलों में वायसराय को विवेकानुसार द्वारा कार्य करने की शक्ति प्राप्त थी। ऐसे मामलों में गवर्नर वायसराय के अधीन काम करता था और वायसराय के माध्यम से राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी होता था। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत बने परिषद को इस अधिनियम के अंतर्गत रद्द कर दिया गया। फेडरल लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 7 अवर न्यायाधीश होते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उम्र सीमा 65 वर्ष थी। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री हीरालाल जेकानिया थे। उन्नीस 1926 में हिल्टन एंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत एक केंद्रीय बैंक की 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। इसके प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे तथा प्रथम भारतीय गवर्नर और तृतीय आरबीआई गवर्नर श्री सीडी देशमुख थे। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है और इस अधिनियम के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित कर दी गई। प्रांतीय विधानमंडल 1935 के अधिनियम के अनुसार कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इसमें 6 राज्य शामिल थे: असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल, मद्रास और बम्बई। उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा कहलाता था। विधानसभा 5 वर्ष के लिए होती थी, जबकि विधान परिषद, जो कि अस्थायी सदन था, के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर कार्य मुक्त हो जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी तथा इस एक्ट को अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक ने कहा कि ना तो यह हिंदू राज है और ना ही मुस्लिम राज है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पूरी तरह अस्वीकृत और सड़ा कहा। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942।
प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं। युद्ध समाप्ति के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन का पहली बार प्रावधान किया जाएगा। संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का अधिकार होगा कि चाहे वह इस संविधान को स्वीकार कर संघ में शामिल हो जाएं या नए संविधान की स्वयं रचना कर लें। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों की संख्या प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या के 1/10 से अधिक होगी। भारतीय रियासतें इसी अनुपात में अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज सकती थी। महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। वेवेल योजना 14 जून 1945 तथा शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। इस योजना को वायसराय वेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाकर इसमें दिए गए प्रावधानों के बारे में बताया, जो कि निम्नलिखित थे। केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन करना, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे। रक्षा को छोड़कर अन्य सभी विभाग भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। यद्यपि गवर्नर जनरल का निषेधाधिकार या वीटो समाप्त नहीं किया जाएगा, परंतु इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा। राजनीतिक दलों की एक संयुक्त सभा आहूत की जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके। किंतु यदि इस मसले पर आम सहमति न बन सके तो इस कार्य के लिए पृथक पृथक सूचियां प्रस्तुत की जाएं। इस बात की पूरी संभावना रखी गई कि जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त होती है, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह योजना असफल रही और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विध्वंस 25 जुलाई 1945 को कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946। इस योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया गया। इस योजना के अंतर्गत एबी अलेक्जेंडर नौसेना अधिकारी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, भारत में दूत बनकर आए। इसमें संविधान सभा की संरचना का खाका प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 93 देशी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। भारतीय रियासतों को यह छूट होनी चाहिए कि वह संघ में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाए। यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। संविधान सभा में महिलाओं या महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 होगी। महात्मा गांधी ने इस योजना को उन परिस्थितियों में सबसे अच्छी योजना कहा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसको कांग्रेस ने 14 जून 1947 को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस योजना में नेहरू ने भारत या पाकिस्तान के अलावा स्वतंत्र राज्य का विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट का हस्ताक्षर और राजकीय स्वीकृति मिल गई। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन स्टेट बने, भारत और पाकिस्तान। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट करेगा। दोनों अधिराज्य अपनी संविधान सभा के द्वारा अपना संविधान बना सकते हैं। भारत के राज्य सचिव का पद इस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया।